बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। एमडी कैट के सिलसिले में अब हमने लास्ट जो था यूनिट नंबर 4 कंप्लीट कर लिया था अप टू द इम्यूनिटी। अब उसके बाद हमने नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करना है और नेक्स्ट यूनिट जो है बेसिकली दैट इज़ रिलेटेड विद होम्योस्टेसिस। किससे इसका ताल्लुक़ है? होम्योस्टेसिस से इसका ताल्लुक़ है। तो अभी सबसे पहले हमने देखना होगा कि होम्योस्टेसिस है क्या, और फिर उसके बाद हम आएंगे कि उसमें जो मैकेनिज़्म ऑफ रेगुलेशंस ऑफ होम्योस्टेसिस हैं जो कि मेनली आपके सिलेबस में शामिल हैं। ख़ास तौर पर इसमें आपने एक्सक्रीशन एंड थर्मो रेगुलेशन, ख़ास तौर पर यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन विद रेफरेंस टू एक्सक्रीशन और थर्मो रेगुलेशन इन मैमल्स को स्पेसिफिकली आपने क्या है डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हमने क्या देखना है कि व्हाट इज़ होम्योस्टेसिस क्या है। होम्यो का मतलब क्या होता है? यहाँ पे होम्यो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए? सेम के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है जी। और स्टेसिस का मतलब क्या होता है? दैट इज़ स्टैंडिंग। ये इसका लफ्ज़ी मतलब आपको क्लियर होना चाहिए। होम्योस्टेसिस सबसे पहले तो आप इसको डिफ़ाइन करते हैं कि इसको डिफ़ाइन किस तरह से करते हैं, यानी व्हाट इज़ होम्योस्टेसिस। ये बेसिकली प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल environment from the harms of fluctuation in external environment is called what? Homeostasis. Protection of internal environment from the harms of fluctuation in the external environment is called homeostasis. अब स्टूडेंट्स याद रखना है कि आपने किसी भी स्पीशीज़ को जब हम स्टडी करते हैं, किसी भी स्पीशीज़ को जब हम स्टडी करते हैं तो याद रखिएगा कि हर स्पीशी की अपनी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री होती है, और जहाँ तक उसके लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का ताल्लुक है तो आप उसको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें। बेसिक से मिसाल के तौर पर आप जैसे मिसाल के तौर पर आप सेलुलर लेवल, इवन सेलुलर लेवल से नीचे ऑर्गेनेलिज लेवल पर आ जाएं और उससे भी नीचे बेशक चले जाएं तो आप देखेंगे कि एक सेल होता है। अब सेल के अंदर क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अलावा उसमें क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है, उसमें क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसमें क्या गॉजी बॉडीज़ हैं। अब सूरत हाल ये होती है, इसमें वैक्यूल्स होते हैं। इनमें न्यूक्लियस के अपने अंदर का इन्वायरमेंट, फिर न्यूक्लियस के बाहर का इन्वायरमेंट, फिर इसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का इन्वायरमेंट और माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर साइटोप्लाज्म का इन्वायरमेंट आ जाता है। फिर इसी तरह से आप और भी इस तरह सेल के इंटरनल कंपोनेंट्स को देखते हैं। फिर सेल के बाद सेल के बाहर का इन्वायरमेंट आ जाता है, यानी इंट्रा सेलुलर के बाद एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट आ जाता है। फिर उसके बाद इस तरह टिश्यूज़ होते हैं, टिश्यूज़ के बाहर का इन्वायरमेंट आ जाता है। फिर इसी तरह से और हम चलते हैं आगे ऑर्गन्स सिस्टम्स लेवल पे जाते हैं। तो इस तरह ये हमें लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप देखते हैं कि आपको इंटरनल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट मिलते चले जाते हैं। फिर ओवरऑल एक ऑर्गेनिज्म होता है, उसका अपना एक इंटरनल इन्वायरमेंट होता है इन रिलेशन विद द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो लिहाजा जितनी भी स्पीशीज़ है दुनिया में, इनमें बाकायदा एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के हिसाब से स्पेसिफिक एडॉप्टेशन होती है और सबसे पहले इंटरनल सेटअप होता है। हर स्पीशी का अपना एक स्पेसिफिक इंटरनल सेटअप होता है। इंटरनल सेटअप से मुराद क्या है कि एवरीथिंग इज़ गिवन, हर चीज़ जो भी गिवन, एक उसकी वैल्यू होती है, उसकी एक रेंज होती है, दैट इज़ गिवन। अमाउंट ऑफ वाटर कितना होना चाहिए, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितने होने चाहिए, सॉल्यूट में फिर कौन सा किस सॉल्यूट की बात की जा रही है वो कितने होने चाहिए, नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं कितने होने चाहिए, कितने बॉडी से रिमूव होने चाहिए। ये तमाम चीज़ें किसी भी स्पीशीज़ के लिए एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के हिसाब से क्या होती है, उसकी गिवन होती है। लेकिन साथ साथ हम क्या देखते हैं, हम बात करते हैं किसकी? इन्वायरमेंट की बात करते हैं। अब हम देखेंगे जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, यानी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है स्टूडेंट्स, इन्वायरमेंट
हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की बात करते हैं और इसके कंपोनेंट्स की बात करते हैं एंड इट्स कंपोनेंट्स, और उसके कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें, ये क्या करते हैं स्टूडेंट्स, पता हो आपको, ये फ्लक्चुएट करते हैं। ओके, इनमें फ्लक्चुएशन होती है। फ्लक्चुएशन जो होती है याद रखिएगा ये कंटिन्यूसली होती है, कंटिन्यूसली होती है। फ्लक्चुएशन जो होती है कंटिन्यूसली होती है, लेकिन हाउएवर हम बताएंगे, हाउएवर क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म जो है, ऑर्गेनिज्म जो है ये क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं, मज़ामत पेश करते हैं। ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे, रेजिस्ट भी करते हैं और साथ साथ क्या करते हैं, एंड मैनेज भी करते हैं। किस चीज़ को मैनेज करते हैं, दीज चेंजेस, जो फ्लक्चुएशन हो रही है, दीज चेंजेस इन चेंजेस के अगेंस्ट बाय मेकिंग, कैसे, बाय मेकिंग एडजस्टमेंट्स क्या करते हैं, एडजस्टमेंट्स करते हैं टू कीप इट्स ओन, ताकि क्या कर सकें, अपने जो इनका इंटरनल फ्लक्चुएशंस हैं, कीप इट्स ओन इंटरनल फ्लक्चुएशंस in narrow range। ओके जी, इसको अब देखिए कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो होता है और उसके कंपोनेंट्स होते हैं फ्लक्चुएट करते रहते हैं मुसलसल, लेकिन ऑर्गेनिज्म का जहाँ तक ताल्लुक है वो रेजिस्ट भी करते हैं, मैनेज भी करते हैं इन चेंजेस, इन फ्लक्चुएशन के अगेंस्ट। किस तरह से, बाय मेकिंग एडजस्टमेंट, अपना इंटरनल एडजस्टमेंट करते हैं इंटरनल फ्लक्चुएशन के हिसाब से। और इंटरनल फ्लक्चुएशन जो होती है वो किस में होती है, नैरो रेंज में होती है। ये क्या कहलाता है, इसी को आप होम्योस्टेसिस कहते हैं, यानी प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरनल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन कैसे हो रही है, बाय मेकिंग एडजस्टमेंट, किस में हो रही है, अगेंस्ट द इंटरनल फ्लक्चुएशन को ये किस में करते हैं, नैरो रेंज में करते हैं, जो कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आ रही हैं उसके अगेंस्ट। तो लिहाजा प्रोटेक्शन हो जाती है इंटरनल इन्वायरमेंट की फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इसी को आप क्या कहते हो, होम्योस्टेसिस का नाम देते हो। दिस इज कॉल्ड व्हाट, होम्योस्टेसिस। अब इसमें स्टूडेंट्स आपको क्या पता होना चाहिए कि किस तरीके से वो कौन से मैकेनिज्म्स हैं जिसको हमने रेगुलेट करना है। एक और अहम चीज़ ये भी पता होनी चाहिए कि आपको कि मोस्ट ससेप्टेबल कंपोनेंट जो होते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट के, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, द मोस्ट ससेप्टेबल से मुराद क्या होता है, जो कि असर कबूल करते हैं, कंपोनेंट्स, most susceptible components of internal environment, most susceptible components of internal environment that may be affected by, किससे इफेक्ट होंगे, बाय फ्लक्चुएशन किस में, इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। वो क्या क्या है वो आपको पता होना चाहिए। इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट वो कौन कौन से हैं, तो इसमें मेन आ जाता है, आपको पता हो किसकी बात होती है, वाटर की। इसी तरह से फिर किसकी बात होती है, ये सॉल्यूट्स की। और इसी तरह से फिर किसकी बात आ जाती है, दैट इज़ व्हाट, टेम्परेचर की बात आ जाती है। तो ये क्या है, वाटर, सॉल्यूट और टेम्परेचर मेनली क्या होते हैं, यानी मोस्ट ससेप्टेबल कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट दैट मे बी अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन इन दी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। वो कौन से होते हैं, वाटर होता है बॉडी का, सॉल्यूट्स होते हैं, बॉडी का क्या होता है, टेम्परेचर होता है। इसमें आपको मालूम हो ये बेसिकली जो होते हैं सबसे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। अब इसमें हमने क्या देखना है कि मैकेनिज्म क्या है रेगुलेशन का, इन सब की रेगुलेशन का मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन। तो लिहाजा स्टूडेंट आपको आइडिया हो कि इसमें आप
तीन चीज़ें मेन फोकस करते हो। पहला इसमें क्या आ जाता है, ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है जी। फिर दूसरा इसमें किसका रेफरेंस देते हो आप, एस्क्रीशन, इसका भी हमने बताना है कि हम एस्क्रीशन क्यों कह रहे हैं। और फिर इसी तरह से तीसरा इसमें आ जाता है थर्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन। अब देखिए ऑस्मो रेगुलेशन बेसिकली क्या है। ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में आपको क्लियर होना चाहिए कि द मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट ऑस्मोटिक कंडीशन, द मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट ऑस्मोटिक कंडीशंस। ऑस्मोटिक कंडीशन से मुराद क्या है स्टूडेंट्स, यानी वाटर एंड सॉल्यूट कंसंट्रेशन, वाटर एंड सॉल्यूट concentration. The maintenance of the constant osmotic conditions यानी water and solute concentration in the body is called what इसको हम क्या कहेंगे, that is osmoregulation। इसको ये UHS के सिलेबस में शामिल नहीं किया, लेकिन जनरल आपको इसका आइडिया होना ज़रूरी होता है, ठीक है जी। तो सेकेंडली आप क्या बताते हो, एस्क्रीशन की बात करते हो। एस्क्रीशन में क्या करते हैं हम, एस्क्रीशन में स्टूडेंट्स आपको मालूम हो कि एलिमिनेट करते हैं किस चीज़ को, मेटाबॉलिक वेस्ट मेनली कौन सी होती है, नाइट्रोजनस वेस्ट। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या होता है, सॉल्यूट की भी बात हो रही है, यहाँ पे वाटर की भी बात हो रही है। तो इसमें एलिमिनेट करना, रिमूव करना मेटाबॉलिक वेस्ट मेनली किसको, नाइट्रोजनस वेस्ट को, उसके लिए भी क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, वाटर रिक्वायर्ड है। तो लिहाजा उसके लिए मैकेनिज्म क्या है, एस्क्रीशन है। तो इसके ज़रिए भी आप पढ़ते हो, किडनी के बारे में पढ़ते हो, किडनी क्या करता है, एस्क्रीशन करता है, साथ साथ क्या करता है, ऑस्मो रेगुलेशन भी करता है, यानी बैलेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स को भी करता है। तो लिहाजा एस्क्रीशन भी इसी का पार्ट आ जाएगा मैकेनिज्म। और फिर उसके बाद थर्ड इसमें कौन सा है, थर्मो रेगुलेशन, यानी रेगुलेशन ऑफ क्या है, बॉडी टेम्परेचर इन टॉलरेबल रेंज। इसको हम क्या कहेंगे, थर्मो रेगुलेशन, यानी रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर इन टॉलरेबल रेंज, इसको हम थर्मो रेगुलेशन का नाम देते हैं। इसको हमने लास्ट में डिस्कस करना होगा विद रेफरेंस टू थर्मो रेगुलेशन इन मैमल्स के रेफरेंस से। तो लिहाजा ये एक ओवरव्यू है बच्चों कि होम्योस्टेसिस बेसिकली है क्या। इसमें आपको थोड़ा सा ये भी बताता चलूँ कि जब हम ओवरऑल बात करते हैं किसी भी, आप ह्यूमन बीइंग का रेफरेंस ले लें कि हम अपने इन्वायरमेंट की पहले बात करते हैं। एक हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, एक हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, और एक हमारा क्या इंटरनल इन्वायरमेंट है। अब इंटरनल इन्वायरमेंट में भी आपको ये भी पता हो कि सेल के अंदर का भी इन्वायरमेंट होता है, सेल के बाहर का भी इन्वायरमेंट होता है। सेल के अंदर का इन्वायरमेंट क्या है, इंट्रासेलुलर इन्वायरमेंट। इंट्रासेलुलर इंटरनल इन्वायरमेंट कहलाएगा क्योंकि बॉडी के अंदर है। फिर सेल के बाहर का इन्वायरमेंट है, उसको क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर, लेकिन है तो बॉडी के अंदर, उसको हम क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर इंटरनल इन्वायरमेंट। इंट्रासेलुलर इंटरनल इन्वायरमेंट एंड एक्स्ट्रा सेलुलर इंटरनल इन्वायरमेंट, ये आप इसमें भी आपको क्या नजर आएगी, फ्लक्चुएशन नजर आएगी। रीज़न क्या होती है, जैसे मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट कौन सा होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट में बॉडी फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड वगैरह आ जाएगा। इसी तरह से ब्लड है, ब्लड का मेन पार्ट क्या होता है, प्लाज्मा आ जाएगा। ये क्या कहलाएंगे, इसके हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स कहलाते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट कहलाता है। अब वहाँ से क्या चीज़ें आपको मालूम है, रिक्वायरमेंट होती है, बॉडी सेल की प्रोडक्शन भी होती है, बॉडी सेल को सप्लाई भी करना होता है। डिफरेंट केमिकल्स होते हैं, ये मैसेंजर्स होते हैं, कुछ हार्मोन्स होते हैं, मिनरल्स वगैरह होते हैं, व्हाटएवर जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है बॉडी सेल्स की, बॉडी सेल को मिलती है। बॉडी सेल से जो है जो भी चीज़ें रिमूव होनी है, निकलनी है, वो बॉडी सेल से निकल जाती हैं। तो लिहाजा एक बैलेंस बनता है किसके दरमियान, इंट्रासेलुलर इंटरनल इन्वायरमेंट एंड एक्स्ट्रा सेलुलर इंटरनल इन्वायरमेंट, इनके दरमियान एक बैलेंस बनता है। फिर इसी तरह से आप जैसे एग्जाम्पल आप देते हो और आगे चलकर कि इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की जब हम एग्जांपल देते हैं, जैसे एग्जांपल आप देते हो अमाउंट ऑफ वाटर की एग्जांपल देते हो। अमाउंट ऑफ वाटर जो होता है आपको ये पता होना चाहिए कि एक गिवन रेंज होती है हमारी बॉडी में, और उस गिवन रेंज को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड नैरो रेंज।
और बाकायदा वो नैरो रेंज के अंदर हो तो हाँ वी फील कंफर्टेबल, वी फील नॉर्मल, हम अपने आप को नॉर्मल फील करते हैं। लेकिन अगर उससे ज़्यादा हो जाए या उससे कम हो जाए तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा होगा तो बॉडी क्या होगी, ओवर फ्लडेड होगी। और अगर पानी उस नैरो रेंज से कम हो जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, बॉडी क्या हो जाएगी, डिहाइड्रेटेड हो जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे देखिए कि ये हमने बताया कि व्हाट इज़ दिस, ये 2 लाइनें ड्रॉ कर दी हैं, ये नैरो रेंज है। ओके जी, अब इस नैरो रेंज में ये इसकी नैरो रेंज है, ये इसकी लो लेवल है और ये इसका हायर लेवल है। इसके दरमियान हम इसको क्या कहेंगे, नैरो रेंज में अमाउंट ऑफ वाटर होगा तो बॉडी फील कंफर्टेबल। लेकिन अगर हम कहते हैं अमाउंट ऑफ वाटर जो है बढ़ जाता है किस तरफ, यानी इस हायर लेवल से बढ़ जाता है, बॉडी क्या होगी, ओवर फ्लडेड हो जाएगी, तो ऑब्वियसली होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि अगर वाटर का लेवल जो होता है कम हो जाता है, यानी लोअर ये नैरो रेंज की लोअर लेवल से भी नीचे आ जाता है तो बॉडी क्या हो जाएगी, डिहाइड्रेटेड हो जाएगी। दैट इज़ आल्सो नॉट होम्योस्टेसिस, बॉडी जो होगी इन स्टेट ऑफ क्या होगा, कांस्टेंट और नियरली कांस्टेंट लेवल पे नहीं होगी, तो लिहाजा क्या होगा, देयर विल बी प्रॉब्लम। तो लिहाजा नैरो रेंज में होना ये किस तरह से होगा, वो फिर आप डिटेल से इसको डिस्कस करते हो, बाकायदा फीडबैक मैकेनिज्म स्टडी करते हो। फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है, उसमें नेगेटिव पॉजिटिव फीडबैक, हम उस तरफ ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, एक इंट्रोडक्शन था सिर्फ आपके लिए किस चीज़ का, होम्योस्टेसिस का, ताकि चीज़ें आपको क्लियर हो और सिस्टमेटिकली हम अपने टॉपिक्स को लेकर आगे चलें। तो हम स्टूडेंट्स इसमें सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे मेनली किसको, हमने एक्सक्रीशन विद रेफरेंस टू यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन को हमने डिस्कस करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं किससे, एक्सक्रीशन से। पहले हम थोड़ा सा एक्सक्रीशन को एलेबरेट करते तो फिर हम आएंगे किसकी तरफ, टुवर्ड द यूरिनरी सिस्टम, जो हमने आगे चलकर तफसील से डिस्कस करना है। एक्सक्रीशन के बारे में आपको स्टूडेंट जनरली इंफॉर्मेशन क्लियर होनी चाहिए कि एक्सक्रीशन बेसिकली क्या है, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम द बॉडी टू आउटसाइड, रिमूवल ऑफ सरप्लस मटेरियल फ्रॉम द बॉडी टू आउटसाइड इज कॉल्ड व्हाट, एक्सक्रीशन ऑफ वाटर। क्या है, हार्मफुल तो नहीं होता, लेकिन सरप्लस वो बॉडी की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली इसका रिमूव होना ज़रूरी है। बॉडी टेम्परेचर हमारी क्या है, मेटाबॉलिज्म के लिए रिक्वायर्ड है, लेकिन एक लिमिट है, उस लिमिट से ज़्यादा बॉडी टेम्परेचर होगा, दैट इज़ हीट को लॉस करना होगा बॉडी से, दैट इज़ रिक्वायर्ड। तो एक तरफ तो वो बेनिफिशियल भी है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखें एक्सेस में होगा तो बॉडी के लिए क्या होगा, हार्मफुल होगा। इसी तरह से गैसेस होती है, एक लिमिट में हमारे बॉडी के अंदर टॉलरेबल रेंज होती है उसकी, लेकिन उससे ज़्यादा हो तो वो हार्मफुल होगी। कार्बन डाइऑक्साइड 50 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड, आर्टीरियल ब्लड बताते हो, 54 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड क्या होती है, वेनस ब्लड डीऑक्सीजनेट, लेकिन इससे ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली बॉडी के लिए क्या होगी, हार्मफुल होगी। तो इसी तरह स्टूडेंट्स हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है, सेलुलर लेवल पर सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, वो हम स्टडी करते हैं, जिसमें हमारे जो भी डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब हुई है बॉडी में, ऑब्वियसली इसने एब्जॉर्ब होना है, किस में जाना है, बॉडी सेल्स की तरफ जाना है, बॉडी सेल्स में जाकर इसका क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होना है, यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशन से इसने गुजरना है। और डिपेंड करता है काइंड ऑफ फूड, टाइप ऑफ फूड कौन सी है। जैसे मिसाल के तौर पर हम इन जनरल अगर बात करें तो पहली क्या चीज़ आ जाती है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट कोई भी हो, ग्लूकोज की फॉर्म में अल्टीमेटली उसने कन्वर्ट होना है और उसके बाद उसने सेलुलर रेस्पिरेशन से गुजरना है। तो एंड प्रोडक्ट क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी, हम डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह से लिपिड्स यानी फैट्स होते हैं, इसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होते हैं। अल्टीमेट इसका एंड रिजल्ट क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी। इसी तरह प्रोटीन्स जो होती हैं दे आर अल्टीमेटली कन्वर्टेड इनटू अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड का जो ब्रेकडाउन होगा, यानी उसका जो मेटाबॉलिज्म होता है, उसके रिजल्ट के तौर पर आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर तो बनते ही बनते हैं, एनर्जी भी बनती है, लेकिन साथ साथ क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट भी बनती है। उसके बारे में भी आपको इन जनरल पता हो कि चूँकि हाँ हमने ये जो एक्सक्रीशन विद रेफरेंस टू ह्यूमन बीइंग डिस्कस करना है, तो उसके बारे में स्टूडेंट आपको क्लियर हो कि जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, अमाइनो एसिड्स जो हैं, इनसे क्या होता है कि अमाइनो ग्रुप रिमूव होता है, जिसको आप टेक्निकली क्या कहते हैं, डी अमाइनेशन प्रोसेस कहते हैं, डी अमाइनेशन, रिमूवल ऑफ द अमाइनो ग्रुप। अमाइनो ग्रुप रिमूव होता है और वो उसके बाद ये कहाँ पे होता है, सारा कुछ लिवर में, जिसको आप टेक्निकली क्या कहते हैं, यूरिया साइकिल। ठीक है जी, यूरिया साइकिल या उसको ऑर्निथिन साइकिल का नाम भी देते हैं। फिर ये जो अमाइनो ग्रुप जो है ये फिर आगे चलकर क्या बनाते हैं,
अमोनिया बनाते हैं, और अमोनिया जो है और कार्बन डाइऑक्साइड किस में दाखिल होते हैं, यूरिया साइकिल में दाखिल हो जाते हैं। तो उसकी बाकायदा डिटेल है कि जी यूरिया साइकिल क्या होता है एंड सो ऑन। यूरिया अल्टीमेटली कहाँ बनेगा, ऑब्वियसली इन द लिवर बनता है। लिवर में बनने के बाद ऑब्वियसली किस में आएगा, इनटू द ब्लड स्ट्रीम आएगा। ब्लड स्ट्रीम से जाना है टुवर्ड द एक्सक्रीटरी ऑर्गन। एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन से होते हैं, डेफिनेटली किडनी होते हैं। वहाँ से उन्होंने क्या होना है, रिमूव होना है, किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन रिमूव होना है। तो स्टूडेंट हमें इस तरह से आइडिया हो कि एक्सक्रीशन में हम जब बात करते हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि किस किस्म की एक्सक्रीशन और किस किस्म की एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स बनती हैं। वो भी आपने उसको भी थोड़ा सा रिकॉल करना होगा चीज़ों को कि मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट कौन कौन सी हैं और उसमें मोस्ट टॉक्सिन कौन सी होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर 3 कैटेगरीज हम बनाते हैं। मिसाल के तौर पर सबसे पहले हम बात करते हैं अमोनिया की, फिर दूसरे नंबर पर यूरिया की, और तीसरे नंबर पर किसकी, यूरिक एसिड की बात करते हैं। इसको मैं इसलिए समअप कर रहा हूँ ताकि ये लिंक्ड चीज़ें हैं, ये आपको साथ साथ इसको थोड़ा सा देखना है ताकि ऐसा ना हो कि यहाँ से कोई क्वेश्चन लिंक करके बनाया जाए और वो उसको हम सब कहेंगे नहीं यूरिनरी सिस्टम में ये था ही नहीं, हमने उसको टच ही नहीं किया। तो याद रखना स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बताते हैं अमोनिया। अमोनिया के इन तीनों नाइट्रोजनस वेस्ट को आपस में हमने कंपेयर करना है। किसको, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड को। इसमें मोस्ट टॉक्सिन कौन सा है, अमोनिया। ये मोस्ट टॉक्सिन होता है। आपको बहुत सी रीजंस होती हैं, पीएच इंक्रीज़ करना और इसके अलावा भी ये परमेबिलिटी को जो परफेक्ट करना सेल मेम्ब्रेन की, इसमें इसका रोल होता है किस चीज़ का, अमोनिया का। तो ये मोस्ट टॉक्सिन है और याद रखिएगा इसको रिमूव करने के लिए एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होता है। 500 ml वाटर इज रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 ग्राम नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। ऐसे एनिमल्स को क्या कहते हैं जिसमें मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट कौन सा होता है, अमोनिया, उनको आप अमोनियोटैलिक कहते हैं। इसी तरह से यूरिया आ जाता है। यूरिया जो है कंपैरेटिवली लेस टॉक्सिन है किसके मुकाबले में, अमोनिया के मुकाबले में। तो इसमें भी आपको ये भी पता हो कि जो यूरिया है इसको रिमूव करने के लिए 1 ग्राम यूरिया इन द फॉर्म ऑफ 1 ग्राम नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ यूरिया को रिमूव करने के लिए 50 ml वाटर इज रिक्वायर्ड। तो ये कंपैरेटिवली क्या है, लेस टॉक्सिन है। ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं यूरियोटैलिक का नाम देते हैं। फिर इसी तरह तीसरी कैटेगरी स्टूडेंट्स कौन सी है, दैट इज कॉल्ड यूरिकोटैलिक आ जाता है। यानी वो एनिमल्स जो कि नाइट्रोजनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ किस फॉर्म में, यूरिक एसिड की फॉर्म में रिमूव करते हैं, उन्हें हम यूरिकोटैलिक एनिमल्स कहते हैं। और ये लीस्ट टॉक्सिक कंपैरेटिवली है क्योंकि इसको सबसे कम अमाउंट वाटर रिक्वायर्ड है। यानी 1 ग्राम नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड को रिमूव करने के लिए हाउ मच वाटर इज रिक्वायर्ड, ओनली 1 ml वाटर इज रिक्वायर्ड। तो इस तरह 3 कैटेगरीज हैं, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। इसके अलावा और भी हैं, उनको आपने आगे चलकर डिस्कस करना होगा, क्रिएटिनिन वगैरह भी होती है इसके अलावा। तो बहरहाल तो अभी ये हमने थोड़ा सा एक ओवरव्यू लिया है कि हमें पता चले कि एक्सक्रीशन है क्या। अब एक्सक्रीशन में स्टूडेंट्स अब हमने आना है मेनली अपने टॉपिक की तरफ आना है। और हमारा टॉपिक क्या है इसमें, यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम की हमने बात करनी है। और यूरिनरी सिस्टम आप किसका स्टडी कर रही हैं, ऑब्वियसली आप ह्यूमंस का स्टडी कर रही हैं। ओके, ये भी आपको पता होना चाहिए कि यूरिनरी सिस्टम क्या होता है। सबसे पहले आपको क्योंकि सिस्टम है इसके बारे में आपको पता हो कि ये कंसिस्ट ऑफ कि कौन कौन से मेजर कंपोनेंट्स हैं। ये रेफरेंस आप किसका सबसे पहले देते हो, ऑब्वियसली आप किडनीज का रेफरेंस दोगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट किसका रेफरेंस देते हैं हम, किडनीज के बाद ये यूरेटर्स की बात आ जाती है। फिर यूरेटर्स के बाद किसका रेफरेंस देते हैं आप, यूरिनरी ब्लैडर। और फिर यूरिनरी ब्लैडर के बाद नेक्स्ट कौन सा आ जाएगा, ये यूरिथ्रा। ये मेजर कंपोनेंट्स हैं किस चीज़ के, हमारे यूरिनरी सिस्टम के। तो सिस्टमेटिकली स्टूडेंट्स हमने लेकर चलना है। सबसे पहले हम किसे डिस्कस करेंगे, हमने किडनीज को डिस्कस करना है। ओके जी, सबसे पहले किडनीज के बारे में आपको मालूम हो कितने किडनीज होते हैं, ये बड़ा अहम क्वेश्चन है। कितने होते हैं स्टूडेंट्स, एक होता है, 2 होते हैं। तो डेफिनेटली अ पेयर ऑफ किडनीज आर देयर, अ पेयर ऑफ किडनीज। कितने होते हैं, पेयर ऑफ किडनीज होते हैं। और इसमें आपको मालूम हो कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन, जिसको आप क्या आगे चलकर डिस्कस करोगे। इसको फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज आर कॉल्ड
नेफ्रॉन, मिलियंस की बात की गई है, उसकी फिर हम मज़ीद एलेबरेट करेंगे जब हम नेफ्रॉन को डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन भी डिस्कस करना है, और बाकी मिलियंस की बात करें 1 मिलियन इन ईच किडनी, ये रफ इसमें MCQs में अगर आए तो इस तरह से आपको अटैम्प्ट करना है, अदरवाइज़ ये ज़्यादा भी हो सकते हैं कि 1.3 मिलियन तक भी हो सकते हैं इन ईच किडनी। तो लिहाजा हम इन जनरल क्या कहेंगे, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स आर देयर इन द किडनीज, ये इसमें पाए जाते हैं। ठीक है जी। अब देखिए कि किडनी जो है ये इनका कलर किस किस्म का होता है, कलर याद रखिएगा ये क्या होता है, डार्क रेड कलर हम कह सकते हैं, ये इसका कलर होता है किस चीज़ का, किडनीज का। और इसकी शेप किस किस्म की होती है, शेप आपको मालूम हो ये दे आर बीन शेप्ड, ये बीन शेप होते हैं। ठीक है जी, बीन हम कह सकते हैं क्या होते हैं, ये शेप होते हैं। इसी तरह इसका जब साइज़ की बात की जाती है ना, तो साइज़ इसका आप इस तरह से बताओगे, ये 12 सेंटीमीटर क्या होगा, लॉन्ग होता है। इसी तरह से आप कहोगे 6 सेंटीमीटर ये क्या है, वाइड होता है। और इसी तरह से ये 3 to 4 सेंटीमीटर, 3 भी आ सकता है और MCQs में 4 भी आ सकते हैं, तो आप ख्याल कीजिएगा। 3 ज़्यादातर पूछा जाता है, 3 to 4 सेंटीमीटर क्या होता है, ये थिक होता है, ये थिकनेस आ गई, ये वाइड आ गया और ये लॉन्ग आ गया। तो ये इसका क्या आएगा स्टूडेंट, साइज़ आ जाता है किस चीज़ का, किडनी का। अब उसके बाद देखिए कि इसके वेट के बारे में बताना होगा। वेट इन जनरल, पहले अगर एक एस्टिमेटेड वेट अगर लिया जाए, यानी एक किडनी की हम बात करते हैं, 1 किडनी, या यहाँ पे हम लिखते हैं व्हाट, किडनी लिखा है, एस नहीं डाला, सिंगुलर है, तो इसका वेट अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है, दैट इज़ अबाउट 150 ग्राम। याद रखिएगा ये इसका एक अबाउट हम कह रहे हैं, अबाउट तकरीबन कितना एक किडनी का वेट होता है। लेकिन जब हम बॉडी वेट के हिसाब से जाते हैं, तो बॉडी वेट के हिसाब से पता हो के तो हम क्या कहते हैं, ये जो वेट ऑफ, हमने क्या लिखा है यहाँ पे, आप देखिए यहाँ पे एस नहीं डाला था, यहाँ पे एस डाला है, ये किडनीज आ गया। वेट ऑफ किडनीज कितना होता है, अबाउट 1% ऑफ द बॉडी वेट, हम इस तरह से कर देते हैं 1% ऑफ द बॉडी वेट। अब ये किसकी बात हो रही है स्टूडेंट, किडनीज की हो रही है। तो आप देख सकते हैं अगर किडनीज की जगह आपको MCQ में आ जाए किडनी, तो फिर कितना होगा, अबाउट 0.5 यानी हाफ, यानी 0.5% ऑफ द बॉडी वेट आ जाएगा। या फिर इसमें क्या करेंगे, अगर बॉडी वेट गिवन है, तो बॉडी वेट गिवन है तो आपसे पूछा जाएगा किडनीज का कितना वेट है, और फिर इस तरह अगर बॉडी वेट गिवन है और किडनी यानी एक किडनी के बारे में पूछा है, तो भी आपको पता हो कि उसका कितना वेट होता है। तो MCQs में स्टूडेंट यहाँ पे अक्सर गलती करते हैं, इसका आपने खास ख्याल करना है। तो अब इसके बाद देखिए, इसमें आपने बताना है कि जो किडनीज होते हैं ये रिसीव करते हैं, क्या करते हैं, रिसीव। ये क्या रिसीव करते हैं स्टूडेंट, अबाउट, फिर हम अबाउट कह रहे हैं एग्जैक्टली 20%, क्या परसेंट ऑफ ब्लड, ये हमारे किडनी जो है रिसीव करते हैं अबाउट 20% ऑफ द ब्लड। ये जो रिसीव करते हैं ये कहाँ से, कमिंग फ्रॉम द हार्ट, कमिंग फ्रॉम द हार्ट, और हार्ट से जो आता है विद किसके साथ आता है, विद कार्डियक बीट के हिसाब से। ठीक है जी। अब इससे हमने रेट बताना होगा, ये भी आपको एक एडिशनल पॉइंट, ये भी MCQ में चीज़ पूछेगी, विद ईच कार्डियक बीट कितना रिसीव करता है ब्लड, 20%। तो हमें ये मालूम हो रेट ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम ईच किडनी कितना है, या हम कह सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ जो ब्लड है फ्रॉम बोथ किडनीज कर देते हैं, बोथ किडनीज कितना है, ये भी वैल्यू आपने इसको अंदाज़ा याद रखनी है। 1.2 लीटर पर मिनट, 1.2 लीटर पर मिनट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम बोथ किडनीज। एक किडनी की बात नहीं, अगर एक किडनी का हो तो उसकी
अमाउंट क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, ठीक है जी। तो लिहाजा रेट ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम बोथ किडनीज कितना 1.2 लीटर पर मिनट के हिसाब से ये फ्लो होता है। तो ये डाटा इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट्स, इनका खास ख्याल करना है आपने। तो अब उसके बाद आ जाएंगे किसकी तरफ आएंगे, टुवर्ड्स द लोकेशन ऑफ द किडनी। लोकेशन, यहाँ तक लोकेशन का ताल्लुक है तो आपको मालूम हो कि ये प्लेस्ड होते हैं अगेंस्ट किस में, डॉर्सल बॉडी वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। कहाँ पे प्लेस्ड होते हैं, प्लेस्ड कहाँ पे प्लेस्ड है, अगेंस्ट डॉर्सल बॉडी वॉल, अगेंस्ट डॉर्सल बॉडी वॉल किस कहाँ पे होते हैं, ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, ओके। ये यहाँ पे प्लेस्ड होते हैं और डायफ्राम से ऊपर होते हैं या नीचे होते हैं, याद रखिएगा, बिलो द डायफ्राम, डायफ्राम से ये क्या होते हैं, नीचे होते हैं, वन ऑन इधर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, यानी वन ऑन इधर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। ये इसकी लोकेशन हम बता रहे हैं किस चीज़ की। अब मज़ीद इसकी पोजीशन को हमें अगर एलेबोरेट करना हो तो फिर वर्टिब्री ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम के हिसाब से भी आपको पता हो कि किस वर्टिब्रा से ये स्टार्ट होता है और किस वर्टिब्रा तक होता है। तो लिहाजा याद रखना है आपने बिटवीन क्या बताएंगे कि द लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा, बिटवीन द लास्ट thoracic vertebra and third lumbar vertebra, इनके दरमियान होता है। देख सकते हैं लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा के दरमियान क्या पाए जाते हैं, हमारे किडनी की पोजीशन होती है, ओके जी। ये भी आपको क्लियर हो। फिर मज़ीद अगर ये लोकेशन हमने बताई, लोकेशन के साथ साथ एक और अहम चीज़ आप लोकेशन, दूसरा हम क्या है पोजीशन बता रहे हैं। इसकी पोजीशन का स्टूडेंट जहाँ तक ताल्लुक़ है तो ये ख़ास तौर पर ये हम क्या कि सिमेट्रिकल है, याद रखिएगा, स्लाइटली एसिमेट्रिकल है, स्लाइटली एसिमेट्रिकल है। किस तरह से, इसकी क्या हम क्यों कह रहे हैं इसको स्लाइटली एसिमेट्रिकल, वजह ये होती है जो राइट किडनी है हमारे पास, ये राइट किडनी स्लाइटली लोअर इन पोजीशन, एरो नीचे जा रहा है, इसका क्या मतलब, लोअर इन पोजीशन होता है। रीज़न क्या होती है, रीज़न जो होती है ड्यू टू लोब ऑफ लिवर की वजह से होती है, लोब ऑफ लिवर की वजह से राइट किडनी जो होता है वो ये थोड़ा सा नीचे होता है एज कम्पेयर टू लेफ्ट किडनी, क्योंकि आपको मालूम हो लिवर जो है इसके ओवरऑल 5 लोब्स होते हैं, लेफ्ट साइड पे कितने लोब्स होते हैं आपको पता होना चाहिए, 2 लोब्स होते हैं, और राइट साइड पे 3 लोब्स होते हैं। 3 लोब्स जो होते हैं उसकी पोजीशन डाउन होती है, जिसकी वजह से किडनी का जो पोजीशन होती है थोड़ी सी डाउन होती है। और ये भी आपको पता हो कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान किडनी कहाँ पे होते हैं, बेसिकली पेल्विक रीजन में होते हैं, लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट प्रोसीड करती है तो ये ऊपर की तरफ आना शुरू होते हैं, और फिर लिवर भी चूँकि डेवलप हो चुका होता है तो एक लिवर के लोब की वजह से होता है राइट किडनी थोड़ा नीचे रह जाता है और लेफ्ट किडनी थोड़ा सा क्या होता है ऊपर होता है। तो ये इसकी क्या आ जाती है पोजीशन हमारे सामने आ जाती है, ठीक है जी। अब इसमें आपने नेक्स्ट किसके बारे में बताना होगा कि यूरिनरी ब्लैडर के, ये इसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा, दैट इज़ यूरेटर के बारे में हमने बात करनी होगी कि यूरेटर क्या होती है। यूरेटर के बारे में आपको ये भी क्लियर होना चाहिए कि यूरेटर जो है बेसिकली क्या है कि ये पेयर ऑफ नैरो मस्कुलर क्या होती हैं, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि अराइज कहाँ से होते हैं, किडनी से अराइज होती हैं। उसके बारे में हम पहले बता दें, यूरेटर्स के बारे में बताएंगे। ज़ाहिर है पैर की सूरत में होती है, हमें पता होना चाहिए, ओके, बेसिक नॉलेज है इसलिए हम इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं चाहेंगे। पैर की सूरत में नैरो होती है, ओके, और साथ साथ क्या ये मस्कुलर है, ये भी हमें पता होना चाहिए। फिर साथ साथ मस्कुलर के साथ क्या है ये ट्यूबुलर है, ये भी हमें पता होना चाहिए। नैरो मस्कुलर एंड ट्यूबुलर अराइज कहाँ से होती है, ये अराइज होती है, याद रखिएगा, फ्रॉम द
फ्रॉम द हाइलेस पार्ट ऑफ द किडनी। हाइलेस के बारे में आपको पता हो कि क्या होता है, बेसिकली ये डीप नॉच होती है टुवर्ड द कनकेव साइड ऑफ द किडनी। यानी इस तरह देखें, आप जब किडनी को यूँ स्टडी करते हो, ये किडनी का यूँ स्ट्रक्चर होता है, ये देख सकते हैं। ये इसका आउटर सरफेस है। आउटर सरफेस आप देखते हैं क्या है, ये कन्वेक्स है, और ये इनर सरफेस क्या होती है, ये कनकेव होती है। इनर सरफेस पे जो डिप्रेशन होता है, नोच लाइक स्ट्रक्चर हम इसको कहते हैं, ये बेसिकली क्या होता है, ये इसका डिप्रेशन जो होता है इसे हम क्या कहते हैं, हाइलेस का नाम देते हैं। तो लिहाजा ये अराइज कहाँ से होगा यूरेटर, आप देख सकते हैं इसी डिप्रेशन से अराइज हो रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, अराइज फ्रॉम द हाइलेस। हाइलेस ये अराइज होता है। और फिर जो ये डिप्रेशन है, इस डिप्रेशन के बारे में आपको साथ साथ यहीं से आपको एडिशनल पॉइंट पता होना चाहिए कि यहाँ से रीनल आर्टरी, यानी यहाँ पे हम शो करते हैं रीनल आर्टरी, और ये शो करते हैं रीनल आर्टरी हो गई, ये आपके पास रीनल आर्टरी, और इसी तरह से ये हम क्या शो करते हैं, ये क्या है आपके पास रीनल वेन, और इसी तरह से नर्व्स भी होते हैं। क्या चीज़ होती है, नर्व्स होते हैं। ये नर्व्स यहाँ से इंटर हो रही है, ये रीनल आर्टरी यहाँ से ब्लड लेके जा रही है, और बाहर क्या चीज़ निकल रही है इसमें से, रीनल वेन, बाहर क्या चीज़ निकलती है यहाँ से, यूरेटर। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए कि इस रीनल हाइलेस से नर्व एंटर होते हैं, रीनल आर्टरी एंटर होती है, और इमर्ज कैसी चीज़ें हो रही हैं, इमर्ज हो रही है, यानी कि रीनल वेन और साथ साथ यूरेटर यहाँ से इमर्ज होता है। तो हाइलेस के बारे में आपको एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। तो अब हमने क्या बताना है कि यूरेटर की चूँकि बात कर रहे थे, ये हाइलेस साइड से अराइज होता है। इसमें तकरीबन इसकी जो लेंथ होती है वो भी आपको अप्रॉक्सीमेट मालूम हो कि ये 25 सेंटीमीटर भी दिया जाए तो करेक्ट है, और 28 सेंटीमीटर दिया जाए तो ये भी करेक्ट है। इनके दरमियान भी दिया जाए, रेंज दी जाए, तब भी आपको क्लियर होना चाहिए कि इसकी लेंथ कितनी होती है। ये आपको मालूम है कहाँ से, यहाँ से निकल रहा है, दायरा ये कहाँ पे है, किडनी कहाँ पे, डॉर्सल एब्डोमिनल वॉल की तरफ है। तो ये इसी से आपको आइडिया रखना है कि रन अलोंग द डॉर्सल बॉडी वॉल। ये भी यूरेटर जो है रन अलोंग द डॉर्सल बॉडी वॉल, ये भी रन करता है अलोंग द डॉर्सल बॉडी वॉल, और फिर क्या करेगा, ये विल ड्रेन, ये ड्रेन करता है किस चीज़ को, ये ड्रेन किस में जाकर होगा, इनटू यूरिनरी ब्लैडर। ये किस में जाकर ड्रेन करेगा, इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। और किसके थ्रू आपने बताना होगा, थ्रू यूरिट्रल ओरिफाइस, यूरिट्रल ओरिफाइस। यानी ये जो यूरेटर है ये जाकर इसने किस में ऊपर होना है, इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर को इस तरह से हम शो करते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, पियर शेप्ड, इन्वर्टेड पियर शेप्ड ये स्ट्रक्चर होता है यूरिनरी ब्लैडर का। इसको डिस्कस करते हैं। ये इसको क्या कहते हैं, यूरिट्रल ओरिफाइस, यूरिट्रल ओरिफाइस कहलाता है। कि किस में ड्रेन हो रहा है, इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये साथ साथ आपको ये चीज़ें क्लियर हो। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा, ऑब्वियसली हमने किसको डिस्कस करना है, यूरिनरी ब्लैडर को डिस्कस करना है। यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के बारे में आपको स्टूडेंट पता हो, कभी हमने बताया शेप इसकी कौन सी, दैट इज पियर शेप। ये पियर शेप स्ट्रक्चर है, और इसकी लोकेशन बारे में हमें पता होना चाहिए, लोकेशन। तो लोकेशन आपको पता हो कि ये कहाँ पे होता है, इन पेल्विक रीजन। पेल्विक रीजन, पेल्विक रीजन का मतलब इनडायरेक्टली आपको पता हो कि पेल्विक रीजन किसे कहते हैं। पेल्विक रीजन से मुराद की जो हमारी हिप बोन्स होती है, जिसको आप क्या कहते हैं, कॉक्सल बोन कहते हैं, कॉक्सा भी कहते हैं, हिप बोन भी कहते हैं, इनके दरमियान जो जगह बनती है अंदर, दैट इज कॉल्ड पेल्विक रीजन, उसको आप पेल्विक रीजन कहते हैं। तो सवाल ये पूछा जाता है कि पेल्विक रीजन वेदर इट इज पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल रीजन और नॉट, वेदर इट इज पार्ट ऑफ एब्डोमिनल रीजन है या नहीं है। तो स्टूडेंट ये भी आपको बताओ कि अगर पेल्विक रीजन ना दिए, सिर्फ एब्डोमिनल रीजन, ये भी करेक्ट है, हो जाएगी पेल्विक रीजन इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, एब्डोमिनल रीजन, ये एब्डोमिनल रीजन का ही पार्ट है। और ये जो यूरिनरी ब्लैडर के बारे में एक एस्टिमेटेड अंदाज़ा आपको होना चाहिए कि ये ½ लीटर से लेकर 1 लीटर तक यूरिन को क्या करता है, स्टोर कर सकता है, कैन स्टोर
0.5 लीटर से लेकर टू 1 लीटर क्या करता है, ये यूरिन को क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। ये इसकी इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम नाम देते हैं, ये बेसिकली ये रिजर्वायर का काम कर रहा है। इट सर्व एज अ रिजर्वायर। ये बेसिकली यूरिन को अपने अंदर क्या करता है, स्टोर करता है, इसलिए इसको हम कहते हैं इट सर्व एज अ रिजर्वायर। अब इसके बाद इसमें देखिए कि नेक ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर इज गार्डेड बाय स्फिंक्टर्स। नेक of the urinary bladder is guarded by sphincters। याद रखिएगा, ये स्फिंक्टर्स हम लिख रहे हैं, इसका मतलब एक से ज़्यादा होते हैं। कितने होते हैं, 2 ही नंबर होते हैं। तो गार्डेड बाय स्फिंक्टर्स। तो यहीं से फिर आगे क्या होता है, एम्प्टी होना होता है। ये जो हम यहाँ पे शो कर रहे हैं, ये इसमें क्या है, यहाँ पे इसका स्फिंक्टर कहलाएगा। तो यहाँ से यूरिन ने पास आउट होना होता है। ये जो यूरिनरी ब्लैडर है, इसका जो एम्प्टी होना होता है, खाली होना होता है, इसे हम टेक्निकल वर्ड इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स। ये भी अक्सर एमसीक्यूज में पूछा जाता है। इसको क्या कहते हैं, मैच्योरेशन। ये नोट कर लीजिएगा पॉइंट, मैच्योरेशन कहते हैं, यानी एक्ट ऑफ एम्प्टिंग, द एक्ट ऑफ एम्प्टिंग of what, urinary bladder is called what, maturation। इसको maturation का नाम देते हैं। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये भी आपको क्लियर हो यूरिनरी ब्लैडर के बारे में। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या बताया था कि ये इसका जो नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा, दैट इज व्हाट, यहाँ पे यूरिथ्रा। यूरिथ्रा के बारे में आपने बताना है कि ये यूरिन जो होता है, लीव द बॉडी, यूरिन लीव द बॉडी, यहाँ से यूरिन बॉडी से बाहर निकलता है ड्यूरिंग यूरिनेशन, यानी मैच्योरेशन के दौरान, फ्रॉम द ब्लैडर, ब्लैडर से बाहर निकलेगा। किसके थ्रू निकलेगा, थ्रू यूरिथ्रा। इसे हम यूरिथ्रा कहें, यानी यूरिन लीव द बॉडी ड्यूरिंग यूरिनेशन, यूरिनेशन के दौरान बॉडी से यूरिन पास आउट होगा, फ्रॉम द ब्लैडर, ब्लैडर से निकलेगा। किसके थ्रू निकलेगा, दैट इज थ्रू यूरिथ्रा। अब यूरिथ्रा के बारे में आपको ये भी पता हो स्टूडेंट्स, ये 2 to 3 सेंटीमीटर, 2 to 3 सेंटीमीटर ये किस में होता है, ह्यूमन फीमेल्स में ये इसका साइज होता है। और इसी तरह से ये अबाउट 20 सेंटीमीटर इन केस ऑफ ह्यूमन मेल्स में ये होता है। और साथ साथ ये भी पता हो कि इसकी पोजीशन जो होती है यूरिथ्रा की, दैट इज नियर दी वजाइना। और इसी तरह से ये पासेस थ्रू पेनिस। ये आपको क्लियर इन केस ऑफ मेल, ये इसके बारे में आपको क्लियर होना चाहिए। किसका, ये अबाउट यूरिथ्रा। तो हमने इसको थोड़ा सा डिस्कस किया है, किसको सुपरफिशियली, इसके मेन एस्पेक्ट्स किसके, यूरिनरी सिस्टम के। तो अब स्टूडेंट हमने कुछ किडनी का भी कुछ एक्सटर्नल फीचर भी हमने यहाँ पे देख लिए। इसमें मज़ीद अगर एक्सटर्नल फीचर हम इसमें ऐड करना चाहें तो इसके ऊपर क्या होता है, एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम क्या कहते हैं, फाइब्रस, दैट इज कॉल्ड व्हाट, फाइब्रस कैप्सूल का नाम देते हैं। दिस इज कॉल्ड व्हाट, फाइब्रस कैप्सूल होता है। तो इस तरह से ये इसके कुछ एक्सटर्नल फीचर भी क्लियर हो जाते हैं। यूरिनरी सिस्टम के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, उनके बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम आगे चलेंगे, एक स्टेप आगे जाएंगे और हम सबसे पहले क्या देखेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। इंटरनल स्ट्रक्चर में हमने आगे चलकर फिर मज़ीद किसको फोकस करना होगा, दैट इज़ व्हाट, नेफ्रॉन, उसका स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद उसका फंक्शन। हमने उसको आगे जो भी उससे रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो हमने देखने हैं। तो अब हम क्या देखेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमने क्या देखना है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी की तरफ हम आएंगे।
इंटरनल स्ट्रक्चर में अब क्या होगा कि सिस्टमेटिकली हम इसको देखेंगे कि जो डायग्राम में सिंपल सी डायग्राम हमें शो करनी स्टूडेंट। ऑब्वियसली अब एंटी-टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से चूँकि हम जा रहे हैं, सो विल नॉट गिव मोर टाइम टुवर्ड द डायग्राम, तो इसको हमने यूँ सिंपली शो करना होता है। ये डिप्रेशन के बारे में आपको पहले बताया जा चुका है, ये भी डिप्रेशन कहलाता है रीनल हाइलेस। और यहाँ से क्या चीज़ ये इमर्ज हो रही है, व्हाट इज़ दिस, ये हमने क्या शो किया है, व्हाट इज़ दिस, ये यूनिटर यहाँ से शो की है। ओके, बाकी यहाँ पे हम शो कर देते हैं पिरामिड्स इस तरह से, ये रफली इसको हम शो कर रहे हैं। दीज आर व्हाट रीनल पिरामिड्स यहाँ पे शो किए जा रहे हैं इस तरह से, ये आपको रीनल पिरामिड शो किए जाते हैं। ये देखिए, अब मैं सारा इसको साथ साथ लेबल भी करूँगा, साथ साथ आपको क्या करूँगा, इसको एक्सप्लेन भी करना है। ओके, ये इस तरह से आएंगे। इसी तरह से इसको हमने इधर से शो कर दिया, इसी तरह से ये एक ये आ जाएगा इसमें, और एक यहाँ से ये, इस तरह से एक यहाँ से ये, एक ये, एंड सो ऑन। आप देखिए स्टूडेंट्स, इसमें डायग्राम में आपको सिस्टमेटिकली लेकर चलना है कि सबसे पहले ये आउटर मोस्ट पेरिफेरल पार्ट होता है, इसे हम क्या कहते हैं, आउटर पार्ट को रीनल कॉर्टेक्स का नाम देंगे। व्हाट इज दिस, रीनल कॉर्टेक्स। फिर उसके बाद ये सारा का सारा क्या है, बेसिकली ये जो हमने रेड से शो किया है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, दैट इज़ मेडुला। ये सारा क्या है आपके पास, ये मेडुला है। ओके, और ये जो एक इसका यूनिट होता है, हम इसके बारे में क्या बताते हैं, ये बेसिकली ये विद इन द मेडुला क्या होते हैं, ये रीनल पिरामिड, रीनल पिरामिड का नाम देते हैं। ठीक है, और फिर ये जो दो ये कॉर्टेक्स की कंटिन्यूटी आपको नज़र आ रही है, इसे हम क्या कहेंगे, रीनल कॉलम का नाम देंगे, ये रीनल कॉलम कहलाता है। और जो ये इसके टिप्स होते हैं किसके, ये जो रीनल पिरामिड यहाँ पे ये जगह नज़र आ रही है, इसको आपने क्या नाम देना है, यहाँ से हम इसको लेबल कर देंगे। ये हमारे पास क्या है, ये जो इसकी टिप नज़र आ रही है, इसको रीनल पैपिले, ये आपके पास रीनल पैपिले आ जाएगी। फिर ये जो रीनल कॉलम यहाँ से देख सकते हैं, ये दो पिरामिड्स के दरमियान ये जो एरिया बन रहा है, इसे आपने नाम देना होगा माइनर कैलिक्स, ये माइनर कैलिक्स कहलाएगा। और फिर ये दो, ये एक से ज़्यादा माइनर कैलिक्स मिलेंगे, तो इसे हम क्या कहेंगे, इस एरिया को मेजर कैलिक्स का नाम देंगे, ये हमारा मेजर कैलिक्स कहलाएगा। और फिर ये जो कैविटी, सेंट्रल कैविटी बन जाएगी, ये जो कैविटी है इसको हम नाम क्या देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रीनल पेल्विस का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट, इस तरह कुछ चीज़ें हमने इसमें हाईलाइट की हैं, इनको हम सिस्टमेटिकली लेकर चलते हैं, वन बाय वन करके इसके बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले आपने बताना है कि जो इसका आउटर रीजन है वो हमने क्या बताया, दैट इज़ रीनल कॉर्टेक्स हो गया, ये हमारे पास आउटर मोस्ट पार्ट, ये इसका रीनल कॉर्टेक्स कहलाएगा। ठीक है जी। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमने किसका बताना है स्टूडेंट्स, ये इनर पार्ट्स के बारे में आपको बताया, दैट इज़ कॉल्ड रीनल मेडुला कहलाएगा। ओके जी। फिर उसके बाद हमने रीनल मेडुला के साथ क्या बताया आपको कि रीनल पिरामिड्स क्या होते हैं, रीनल पिरामिड्स के बारे में आपको क्लियर हो कि ये रीनल पिरामिड कंसिस्ट ऑफ कोन शेप्ड जो पार्ट होता है, कोन शेप्ड पार्ट किस चीज़ का, दैट इज ऑफ रीनल पिरामिड। रीनल पिरामिड का जो कोन शेप पार्ट है, ये वाला जो कोन शेप पार्ट है,
इसको हम क्या कहेंगे, रीनल पैपिली का नाम देते हैं। दिस इज कॉल्ड व्हाट, रीनल पैपिली। इसी तरह से फिर हमने किसका बताना है, रीनल कॉलम के बारे में बताएंगे कि रीनल कॉलम क्या होता है। यहाँ पे आप गौर कर सकते हैं इसमें, ये रीनल कॉलम क्या होता है, पार्ट होता है किसका, बेसिकली कॉर्टेक्स का पार्ट है और किसके दरमियान जा रहा है, बिटवीन पैरामिड जा रहा है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे बतानी है कि पार्ट ऑफ द रीनल कॉर्टेक्स, पार्ट ऑफ द रीनल कॉर्टेक्स किसके दरमियान है, बिटवीन रीनल pyramid, between pyramid towards the center of the kidney, towards the center of the kidney। ये देख सकते हैं इसमें, देखें ना, ये कॉर्टेक्स का पार्ट बिटवीन टू पैरामिड आ गया, ये किस तरफ है, दैट इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द किडनी। तो इसे हम क्या कहेंगे, रीनल कॉलम का नाम देंगे। फिर उसके बाद हमने किसके रेफरेंस दिया आपको, दैट इज माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स। इसका कैलिक्स का प्लूरल क्या होता है, इसको आप कैलिसिस कहते हैं, दैट इज व्हाट कैलिक्स, और ये क्या है, कैलिसिस प्लूरल होता है। इसके बारे में आपको पता हो कि जो माइनर कैलिसिस कहते हैं, स्पेस बिटवीन टू रीनल कॉलम, ये बेसिकली क्या है, स्पेस बिटवीन टू रीनल कॉलम्स, इसे हम क्या कहेंगे, ये देखें स्पेस बिटवीन रीनल, ये क्या है, हम माइनर कैलिसिस बता रहे, ये देखें ये एक रीनल कॉलम मिसाल के तौर पर ये आ गया, एक ये आ गया, ये दोनों को हम, ये जो इसकी स्पेस होगी दैट इज व्हाट माइनर कैलिक्स, इसको हम माइनर कैलिक्स का नाम देंगे। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, मेजर कैलिक्स, यानी वही इसका प्लूरल क्या होगा, कैलिसिस आ जाएगा। ठीक है जी। मेजर कैलिसिस के बारे में आपको पता हो कि माइनर कैलिसिस ज्वाइन टुगेदर, माइनर कैलिसिस जो होंगे ये मिलकर क्या बनाएंगे, फनल शेप स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिसको आप मेजर कैलिसिस करेंगे। यानी आप क्या बता रहे हो कि इसमें माइनर कैलिसिस जो है ये क्या हो रहे हैं, दे आर ज्वाइन टुगेदर, आपस में मिल जाते हैं टू फॉर्म, क्या बनाएंगे, फनल शेप। फनल शेप क्या बनेगा, दैट इज मेजर कैलिक्स, इससे मेजर कैलिक्स बन जाएगा। ये देख सकते हैं इसमें, हम इस तरह से इसको शो कर सकते हैं कि ये आपके पास माइनर कैलिक्स था, फिर ये माइनर कैलिक्स, ये जब दोनों आ गए यहाँ पे माइनर कैलिक्स, तो इस एरिया को हम क्या कहेंगे, व्हाट इज दिस, ये आपके पास मेजर कैलिक्स आ जाएगा। ये एरिया आपके पास क्या आएगा, ये मेजर कैलिक्स आ जाएगा। यानी ये माइनर कैलिक्स ये बना, यहाँ से एक और माइनर कैलिक्स बना, ये दोनों के माइनर कैलिक्स मिल गए, तो इसको क्या कहोगे, मेजर कैलिक्स का नाम दोगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा, रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस के बारे में बताओगे, यानी मेजर कैलिसिस जो होते हैं कन्वर्ज होकर ये मेजर कैलिस आ गया, ये मेजर कैलिस, सारे मेजर कैलिसिस किस में जाकर कन्वर्ज हो जाएंगे इनटू द रीनल पेल्विस। तो रीनल पेल्विस किससे बना, आप बताओगे कि जो मेजर कैलिसिस जो है ये क्या हो जाएंगे, बेसिकली याद रखना कन्वर्ज, ये कन्वर्ज होंगे और टू फॉर्म क्या बना लेंगे, टू फॉर्म क्या बनाएंगे बेटा, रीनल पेल्विस, टू फॉर्म रीनल पेल्विस बना लेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद रीनल पेल्विस बन जाएगा, तो फिर इसमें आपने फर्दर आगे चलकर किसका बताना होगा, नेफ्रॉन्स के बारे में बताना होगा। फिर नेफ्रॉन की आपने टाइप्स पढ़नी है, किसने कि नेफ्रॉन क्या होता है, ये नेफ्रॉन हमने शो किया है, ये एक नेफ्रॉन, ये इस तरह से ये नेफ्रॉन शो किया है, ये इस तरह से क्या होते हैं, इसमें बहुत से नेफ्रॉन होते हैं, किसमें रीनल पिरामिड में। फिर ब्लड की सर्कुलेशन के बारे में भी हमने यहाँ पे डिस्कस करना है कि इसकी ब्लड की सर्कुलेशन किस किस्म की होती है, यानी इस तरह के भी नेफ्रॉन होते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन, जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन को हमने आगे चलकर डिस्कस करना है, अभी हम इसको नहीं छेड़ें। तो बहरहाल
इंटरनल स्ट्रक्चर में आपको ये पता हो कि अब हमने मज़ीद जो आगे डिटेल से देखना होगा वो क्या होगा, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन हमने डिस्कस करना होगा। लेकिन यहाँ तक हमें इतना पता हो कि नेफ्रॉन चूँकि फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है, फंक्शन ऑफ किडनी है, फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन होता क्या है, यूरिन फॉर्मेशन होता है। तो यूरिन फॉर्मेशन जो होगा उसका फ्लो चार्ट हमें कैसे बनेगा वो देख लीजिए। फ्लो चार्ट में आपको पता है फंक्शनल यूनिट हमने बताया था नेफ्रॉन से क्या आएगा, यूरिन। ओके, यूरिन फिर किस में आएगा, किस स्पेसिफिक प्लेस पे आएगा, किडनी के, वो हमें पता होना चाहिए। रीनल पैपिली, और रीनल पैपिली से फिर ये आगे किधर जाएगा स्टूडेंट्स, आपको ये भी क्लियर हो। माइनर कैलिक्स की तरफ आएगा, फिर माइनर कैलिक्स से किधर जाएगा, टूवर्ड्स मेजर कैलिक्स, और फिर मेजर कैलिक्स से किधर जाएगा, रीनल पेल्विस। तो रीनल पेल्विस से फिर आगे किधर जाना है, टू द यूरेटर। यूरेटर से आगे कहाँ जाएगा, इनटू द यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर से यूरिथ्रा, और फिर आउट ऑफ द बॉडी, तो ये आपके पास फ्लो चार्ट आ जाता है। अब ज़रूरी नहीं है कि स्टूडेंट्स आप कहेंगे जी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, आपको पता हो ये नहीं दिया हुआ, उसमें ये नहीं दिया हुआ, तो ये इसमें डायग्राम में किसी जगह पे दिया होता है, पैपिली का रेफरेंस होता है, लिहाजा इसका ख्याल करना है आपने। तो यस, यूरिन जो है किसकी फ्लो चार्ट आपको क्लियर होना चाहिए। बाकी रिमेनिंग पार्ट अगर ये नहीं भी आता तो भी आपको क्लियर हो, अगर आ जाए तो उसकी आपको क्या है सीक्वेंस मालूम होना ज़रूरी होता है। तो बहरहाल स्टूडेंट्स ये था इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, किडनी। अब इसमें अब हमने जो डिटेल से देखना होगा नेक्स्ट लेक्चर में वो क्या होगा, ऑब्वियसली स्ट्रक्चर एंड फिर उसके बाद फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। उसके साथ साथ हमें ये भी देखना होगा हाउ द कंसंट्रेशन ऑफ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज मेंटेन, व्हाट इज द रोल ऑफ हार्मोन्स एंड व्हाट इज काउंटर करंट मल्टीप्लायर। ओके, तो यहाँ तक था आज के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।